अभी अपने पास में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें ये बोलता है कि प्रेशर का वेरिएशन बताना अपने को, प्रेशर कैसे वेरी करता है। ठीक है, तो प्रेशर का वेरिएशन बताना अपने को। तो हम जानते हैं कि प्रेशर और फोर्स के बीच में रिलेशन होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अपने पास में सेकंड क्वेश्चन है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ए शार्प नीडल ऑन ए सरफेसेज। तो शार्प नीडल है, शार्प नीडल, तो प्रेशर को जो है अभी जैसे लास्ट क्वेश्चन में देखा कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया होता है। तो एरिया कम करेंगे तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अपने पास में ना दो नीडल है, एक तो ऐसे नीडल है शार्प, ये कैसी नीडल हो गई, शार्प। ये जो है प्रेशर ज़्यादा लगाएगी, ये जैसे वही बात होगी जैसे कि है जो मैं अपने हाथ से जो है फ्रूट्स वगैरह को काटने जाऊँ तो नहीं कट पाएंगे, बट जो है नाइफ से काट पाते हैं, क्योंकि उसका एरिया क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है, सॉरी बहुत कम होता है। तो बहुत कम होने से प्रेशर क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। बट एक दूसरी नीडल ले लेते हैं जो कि ब्लंट है थोड़ी, मतलब इसका एरिया क्या है, थोड़ा सा सरफेस एरिया ऐसे ज़्यादा है, इसका ये वाला एरिया क्या है, ज़्यादा। एरिया ज़्यादा हो जाने से ये ज़्यादा तीखी रहेगी, मतलब इसका प्रेशर ज़्यादा हो पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, मोर देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लंट निडल। ठीक है, तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें लेस देन बोला है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें इक्वल बोला है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ये फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर अपने पास में थर्ड है, इफ द फोर्स 10 न्यूटन एक्ट्स ऑन टू सरफेसेज। तो अपने को बताना है एरिया इन द रेशियो ऑफ 1:2, देन द रेशियो ऑफ द थ्रस्ट विल बी। थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स ही होते हैं। ठीक है, तो फोर्स का, क्योंकि दोनों पे फोर्स सेम है, तो ये तो कुछ क्वेश्चन हुआ ही नहीं, फोर्स सेम है तो दोनों का रेशियो भी क्या आएगा, सेम सेम ही आएगा, तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ अपने पास में, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन। तो थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जो है, मान लो कि लेट्स सपोज ए बॉल, और इसके ऊपर जो है कोई आदमी से फोर्स लगा रहा है। ठीक है, ऐसे कोई फोर्स लगा रहा हो। अब जितना इस वॉल के ऊपर आदमी ने फोर्स लगाया है F, उतना ही फोर्स इस आदमी के ऊपर भी लगाएगी वॉल पीछे की तरफ F। दैट इज द एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, तो फोर्स तो सेम लगता है, बट दोनों पे जो फोर्स की डायरेक्शन रहेगी वो बोथ आर अपोजिट रहेगी। क्या रहेगी, अपोजिट। तो अब ऑप्शन को देखते हैं, ऑलवेज एक्ट्स ऑन द सेम बॉडी। एक ही बॉडी पे जो है एक्शन रिएक्शन पेयर काम नहीं करेंगे, दो डिफरेंट बॉडीज होनी चाहिए। जैसे अभी के लिए जो है ये बॉल और ये पर्सन, तो इन दोनों पे लगेगा, तो वो तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑलवेज एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडीज एंड इन अपोजिट डायरेक्शन, तो ये वाली बात सही है। ठीक है, तो दो बॉडीज के ऊपर लगेगी और इन अपोजिट डायरेक्शन है, तो ये वाली बात सही हो गई, तो दैट इज द करेक्ट आंसर। बट फिर भी स्टिल वी कैन सी थर्ड ऑप्शन, हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस। मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, फोर्स की जो वैल्यू लगती है वो तो सेम होती है, बट डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो वो वैसे गलत हो गया। एक्ट ऑन ईदर बॉडी एट नॉर्मल टू ईच अदर। नॉर्मल टू ईच अदर का मतलब हो गया कि अगर मान लेते कि इस आदमी ने, इस पर्सन ने वॉल के ऊपर फोर्स लगाया इस तरफ, तो इस फोर्थ ऑप्शन के अकॉर्डिंग आदमी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो रिएक्शन वाला इस तरफ लग रहा है, तो ऐसा होगा नहीं, वॉल भी इधर ही अपोजिट फोर्स लगाएगी इसके, तो ये भी गलत हो जाएगा, मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो सेकंड आंसर इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, इक्वल फोर्सेस F एक्ट ऑन आइसोलेटेड बॉडीज A एंड B। एक फोर्स है F जो कि दो बॉडीज के ऊपर लगता है। The mass of B is 3 times that of A. The magnitude of acceleration of A is, ठीक है, तो mass of B is 3 times of that of A। मान लेते हैं कि ये जो है A है, इसका मास m माना, तो B का मास 3 टाइम है इससे, सो इसका मास हो जाएगा 3m, एंड लेट्स इसका नाम दे दिया हमने B। इसके ऊपर जो है फोर्स लगाया F, तो इसके ऊपर भी फोर्स लगाया F। ऐसा क्वेश्चन में बोला है कि दोनों पे सेम सेम फोर्स लगाया जाता है, तो इसका एक्सीलरेशन लिखेंगे फोर्स अपॉन में मास, तो फोर्स है F, मास इसका m, इसका एक्सीलरेशन ऑफ A नाम दे दिया।
अगर यहाँ पे इसका एक्सेलरेशन मैं लिखूं तो एक्सेलरेशन ऑफ b इज इक्वल टू एफ अपॉन में 3m। तो एक्सेलरेशन a जो है, a का एक्सेलरेशन जो है इसका 3 टाइम हो जाएगा b से। तो एक्सेलरेशन ऑफ a इज 3 टाइम्स ऑफ b। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज a girl is pushing on a crate with a force as great as the force of friction between the crate and the floor. Which of the following is correct? तो एक ये क्रेट है, इसके ऊपर ये जो है गर्ल है, आगे एक फोर्स लगा रही है F। वो इस तरीके से है कि क्योंकि इस क्रेट को आगे पुश करना चाहते हैं तो इस पे फ्रिक्शन इसको रोकना चाहेगा, तो फ्रिक्शन इस पे लगेगा पीछे स्मॉल f। बट क्वेश्चन में बोला है कि दोनों फोर्सेस क्या है, इक्वल है। F इज इक्वल टू स्मॉल f, मतलब जितना जो है अपवर्ड डायरेक्शन सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उतना ही पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। तो हम बोल सकते हैं कि F नेट ऑन दिस बॉडी इज 0। जब कभी भी F नेट 0 आ जाए, मतलब कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, टोटल जो है नेट समेशन ऑफ द वेक्टर समेशन ऑफ द फोर्सेस आर 0, तो एक्सीलरेशन बॉडी का क्या रहेगा, 0। एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी इज 0। एक्सीलरेशन 0 हो जाने का मतलब ये नहीं है कि बॉडी रेस्ट में हो। एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब होता है कि वेलोसिटी विल नॉट चेंज। वेलोसिटी विल नॉट चेंज। हो सकता है कि बॉडी पहले से चल रही हो, पहले से चल रही है तो उस पर नेट फोर्स 0 होगा तो अभी भी उसी वेलोसिटी से चलेगी। वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल नॉट चेंज। वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल नॉट चेंज, ठीक है। अगर वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल नॉट चेंज, अब ऑप्शन के देखते हैं। द नेट फोर्स ऑन द बॉडी, सो द नेट फोर्स ऑन द क्रेट इज 0, क्योंकि जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है उतना ही बैकवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है। अगर मैं ऊपर बात करूं, इस पे नॉर्मल फोर्स N लगेगा और नीचे लगेगा mg, क्योंकि ये वाली क्रेट जो है ऊपर वाली डायरेक्शन में, इन वर्टिकल डायरेक्शन इसका कोई भी मोशन नहीं है, तो वो तो वैसे ही बैलेंस्ड है। N इज इक्वल टू mg। और इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्वेश्चन में गिवन है कि जो फोर्स F लग रहा है वो फ्रिक्शनल फोर्स के इक्वल है, तो वो वैसे बैलेंस हो गए। तो F नेट कितना आ गया, 0, जो कि मैंने ऑलरेडी बता दिया है, तो ये तो सही बात है। द बॉडी मे बी एट रेस्ट और जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। तो जैसे कि मैंने बताया कि A 0 होने का मतलब, एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब जो है ये नहीं होता कि बॉडी जो है रेस्ट में होगी। क्या वो जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से भी चल रही हो सकती है, तो ये भी करेक्ट चीज है, ठीक है। द बॉडी मस्ट नॉट बी एक्सेलरेटिंग। तो बॉडी का एक्सेलरेशन नहीं होगा क्योंकि कोई भी नेट फोर्स नहीं है, नेट फोर्स 0 है तो कोई फोर्स लगा ही नहीं, तो ये भी बात सही है, ठीक है। नोट बोला है ना, तो सही है। ऑल ऑफ दी अबव, तो सारी सारी बातें सही है, तो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट, क्योंकि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो सारे सही है, तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ए साउंड वेव ट्रेवल्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, इन विच डायरेक्शन डू द पार्टिकल ऑफ एयर मूव। तो अपने को पता है कि जो साउंड वेव होती है, साउंड वेव वो होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। वो कैसी वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल। अब लॉन्गिट्यूडनल वेव की खास बात क्या होती है कि इसमें पार्टिकल प्रोपोगेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं इन द सेम डायरेक्शन और एंटी पैरेलल डायरेक्शन, या पैरेलल और एंटी पैरेलल बोल लो, टू द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी मूविंग। मान लेते हैं कि अपना जो है साउंड इधर जा रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो वाला पार्टिकल होगा या इस वाली डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स होंगे वो ऐसे मूव करेंगे, वाइब्रेट करेंगे, टू एंड फ्रो करेंगे। क्या करेंगे, टू एंड फ्रो। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जिधर जो है एनर्जी चल रही होती है उसी के डायरेक्शन में वो प्रोपेगेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं, बेसिकली नॉट प्रोपेगेट। तो किधर जा रही है वेव, ईस्ट टू वेस्ट। तो जो पार्टिकल्स होंगे मीडियम के वो भी ईस्ट टू वेस्ट में ही प्रोपेगेट करेंगे या वाइब्रेट करेंगे, आगे एंड पीछे, ठीक है। तो आगे ईस्ट वेस्ट ही हुआ ये भी, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा अपने पास में, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन विच मीडियम साउंड ट्रेवल फास्टर, तो कौन से मीडियम में जो साउंड होगा वो फास्टर मूव करेगा। तो अपने को पता है कि जो है एक, मान लो कि एक मीडियम है जो कि
गैस है, इसमें पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, तो एनर्जी को यहाँ से यहाँ तक चल के जाने में जो है टाइम लगेगा। बट जो है कोई एक दूसरा मीडियम है, उसमें थोड़ा वो, ये गैस ले लो और यहाँ पे ले लेते हैं लिक्विड, तो इसमें पार्टिकल्स क्या होते हैं, थोड़े पास में होते हैं। थोड़े पास में होंगे तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी को जाने में थोड़ा सा कम टाइम लगेगा, क्योंकि पार्टिकल्स का प्रोपेगेशन होने में जो है कम टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो थोड़ा क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, इंक्रीज। लेकिन ऐसे समझो कि एकदम ही सॉलिड मीडियम है, तो पार्टिकल क्या होता है, एकदम पास में होता है। तो पार्टिकल एकदम पास में होंगे तो यहाँ से यहाँ तक एनर्जी को ट्रांसफर होने में जो टाइम लगेगा वो बहुत बहुत कम लगेगा, 1 पॉइंट टू 1 सेकेंड पॉइंट तक। तो यहाँ पे तो टाइम और भी कम लगेगा, तो स्पीड क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा स्पीड किस में हो जाएगी, सॉलिड के अंदर। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर एट द रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर के ऊपर जो है, ये तो याद रखने वाली बात है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर कितनी होती है, 1500 मीटर पर सेकेंड। एग्जैक्ट नहीं होती है, इससे थोड़ी सी कम होती है, बट अप्रोक्सीमेटली इतनी होती है। तो कितना, कौन सा ऑप्शन है, ये तो किलोमीटर पर सेकेंड है, तो वो तो गलत हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9th के अंदर फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ द प्लस साइन denotes the positive electrode and minus sign denotes the negative electrode, then which of the following statement correct for an iron spoon to be copper plated। ठीक है, तो अपने को आयरन स्पून को कॉपर प्लेटिंग करनी है। आयरन स्पून को कॉपर प्लेटिंग करने का मतलब हो गया कि आयरन के ऊपर जो है कॉपर की लेयर चढ़ानी है। तो ये सब बेटा हम इलेक्ट्रोल प्लेटिंग के जो है हेल्प से करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, हम इसे एक कंटेनर लेते हैं और इसमें एक जो है इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल देते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सके, कंडक्ट कर सके। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके मतलब जो है बेसिकली आयंस फ्लो कर सके। ये एक एनोड ले लो, सॉरी एक इलेक्ट्रोड ले लो, और ये कोई दूसरा इलेक्ट्रोड ले लो, और इनको जो है एक बैटरी की हेल्प से इसे जोड़ दो। तो जिसके ऊपर, क्योंकि ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये वाला जो होगा वो नेगेटिव टर्मिनल पे होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड, और ये होगा पॉजिटिव टर्मिनल, तो ये हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। बेसिकली ये हो जाएगा, इसको बोलते हैं हम एनोड, और जो है ये हो जाएगा कैथोड। तो बेटा जिसके ऊपर अपने को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करानी होती है वो तो लेते हैं कैथोड के ऊपर, बेसिकली नेगेटिव पे। तो क्योंकि अपने को जो है प्लेटिंग किसके ऊपर करानी है, आयरन के ऊपर, तो आयरन को जो लेंगे हम नेगेटिव। कैसे लेंगे हम, नेगेटिव पे। ठीक है, ये तो बात सही है। और कॉपर प्लेट जो है कैसे लेंगे हम, पॉजिटिव, ये बात भी सही है। और सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेंगे हम, वो लेंगे हम क्योंकि अपने को प्लेटिंग करानी है इसके ऊपर, कॉपर आयरन के ऊपर, और किसकी करानी है, कॉपर की। तो सॉल्यूशन लेंगे हम CuSO4 का। तो CuSO4 तो ये गलत हो जाएगा। आयरन प्लेट को लेंगे हम ये, तो ये नेगेटिव हो गया, ये सही है, क्योंकि जिसके ऊपर प्लेटिंग कराते हैं वो कैथोड पे लेते हैं नेगेटिव टर्मिनल के ऊपर। और जिसको जो है जिसकी लेयर करवानी है, मतलब जिस मेटल को डिपॉजिट करवाना है इससे, वो लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर। तो वो जो है कॉपर प्लेट, तो वो ये वाली बात सही होगी। और सॉल्यूशन लेंगे हम कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब इससे इलेक्ट्रिसिटी क्या हो सके, कंडक्ट हो सके। ठीक है, तो यहाँ से ये टूट के है ना इसके ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। तो बस ये 10 क्वेश्चन थे अपने क्लास 8 के जीनियस पेपर से। ठीक है, वो 11 थे, ठीक है। ठीक है, अपने पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11, फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग एन आयरन ऑब्जेक्ट विथ कॉपर मेटल और कॉपर प्लेटिंग वी शुड नॉट फॉलो द मेथड इज और आर। तो जो है अपने को इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है आयरन ऑब्जेक्ट पे, किस पे, आयरन के पे। आयरन पे क्या करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो जिसके ऊपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी होती है वो तो लेते हैं हम नेगेटिव पे, तो ये तो नेगेटिव टर्मिनल पे आ जाएगा।
और इसके ऊपर किसकी प्लेटिंग करनी है, कॉपर की, तो उसको लेते हैं पॉजिटिव टर्मिनल के ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। तो वी शुड नॉट फॉलो द मेथड, तो इसमें कौन सा जो है वो नहीं करना है। द आयरन ऑब्जेक्ट इज मेड ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रोड, तो ये बात तो सही है। तो द कॉपर प्लेट इज मेड ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट, तो जिसकी प्लेटिंग करनी है वो पॉजिटिव लेते हो, तो ये वाली बात भी सही है। ठीक है, अपने को गलत ऑप्शन बताना कि गलत जो बात बोली गई है वो अपना आंसर हो जाएगा, तो दोनों सही है, तो दोनों आंसर नहीं हुई। आयरन सल्फेट सॉल्यूशन इज टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट, नहीं, ये वाली बात गलत हो जाएगी, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अपने को सॉल्यूशन लेना पड़ेगा CuSO4 का। ठीक है, तो ये वाली बात सही है, CuSO4 का इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन बोल रखा है, तो ये सही हो गया। तो अपने पास में जो है आंसर ये आ जाएगा थर्ड, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो रॉन्ग स्टेटमेंट ये अपने को बताना था। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 के साथ केमिस्ट्री की, जिसमें आपको कुछ पिक्चर्स दी गई हैं और उनके सामने उनके नाम लिखे हुए हैं। अब आपको ये पहचानना है कि इस पिक्चर से कौन सा नाम जो है पॉलीमर का या प्लास्टिक का मैच करता है। तो सबसे पहली पिक्चर आप देखिए, इसमें कुछ फाइबर जैसा सा लग रहा है। ये फाइबर्स जो होते हैं बच्चों, ये इनमें से बैकेलाइट, नायलॉन, PET और PVC में से ये बनाए जाते हैं नायलॉन के द्वारा। नेक्स्ट, ये जो स्विचेस हैं, चूंकि स्विचेस में क्या हो सकता है कि कई बार शॉर्ट सर्किट से आग भी लग सकती है, तो स्विच ऐसे होने चाहिए जो गर्मी से पिघले ना। तो ऐसा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हमें चाहिए जो कि होता है बच्चों बैकेलाइट। नेक्स्ट पिक्चर जो दी हुई है वो दी हुई है पाइप्स की। पाइप्स बनाने के लिए यूज किया जाता है बच्चों पॉलीवाइनिल क्लोराइड यानी कि PVC का। एंड द लास्ट ऑप्शन इज वाटर बॉटल, जो कि बनाई जाती है PET से। तो इस तरीके से हम देखें दैट P कनेक्ट विद द सेकंड, Q connects with the first, R connects with the fourth, and S connect with the third. So the option number first is correct in this case. Let's move to the next question. यहाँ पे पूछा गया है बच्चों कि संगी needs to identify 3 different materials X, Y and Z. X जो है वो एक फेंट शैडो कास्ट करता है, यानी कि एक धुंधली सी शैडो बनाता है, जबकि Y जो है वो किसी भी टाइप की शैडो नहीं कास्ट करता। यानी कि जो मटेरियल Y है वो एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसके आर पार लाइट आसानी से जा सकती है, तो उसकी कोई शैडो ही कास्ट नहीं होती है। जबकि मटेरियल Z जो है वो एकदम क्लियर शैडो कास्ट करता है, यानी Z जो है वो एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। तो हमें इनमें से आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहले जैसे X के बारे में बताया हुआ है कि X कास्ट ए फेंट शैडो, तो बच्चों X फैब्रिक जो होता है वो फेंट शैडो कास्ट कर सकता है अगर वो महीन कपड़ा हो। ट्रेसिंग पेपर भी कर सकता है, यानी कि ऑप्शन X फैब्रिक, ट्रेसिंग पेपर और ट्रेसिंग पेपर में से कोई सा भी हो सकता है, ग्लास वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, यानी ऑप्शन 4 इज कैंसिल। अब बात करते हैं Y की। तो Y के बारे में बताया हुआ है कि Y डज नॉट कास्ट ए शैडो व्हेन लाइट्स इज शॉन ऑन इट, यानी Y जो है वो किसी भी टाइप की शैडो कास्ट नहीं करता, यानी कि ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट है। तो ट्रांसपेरेंट बच्चों ग्लास होता है। सो ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड कैन बी देयर, क्योंकि फोर्थ वाला ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया X की वजह से। नाउ लेट्स टॉक अबाउट Z। तो Z के बारे में बताया हुआ है कि मटेरियल Z कास्ट ए क्लियर शैडो, यानी कि Z जो है बच्चों वो एक ओपेक मटेरियल से बना हुआ है। तो ट्रेसिंग पेपर नहीं, ट्रेसिंग पेपर तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो यहां पर आप एक चीज देखिए बच्चों कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो कि पूरी तरीके से सही है। तो यहां पर आप देखिए सेकंड ऑप्शन ऐसा है जो X, Y और Z तीनों की रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। सो द राइट ऑप्शन इज सेकंड ऑप्शन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वी शुड नॉट वियर पॉलिस्टर क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन। इसका क्या कारण है? तो पहला ऑप्शन जैसे कि दे रखा है, इट प्रोड्यूसेस हीट एंड वी फील हॉट। नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि फैन अगर हम किचन में लगाएं तो ये क्यों हीट पैदा करेगा? नहीं करेगा। इट फील्स अनकंफर्टेबल एज इट डज नॉट अलाउ एयर टू पास थ्रू। खैर, अनकंफर्ट और कंफर्ट को एडजस्ट किया जा सकता है, कोई इतनी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सी द थर्ड ऑप्शन, इट फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक टू द बॉडी इन केस ऑफ फायर। यदि आग लग गई पॉलिस्टर के कपड़ों में, तो वो पॉलिस्टर क्या होता है, एक प्लास्टिक ही तो है, तो वो हमारी स्किन के चिपक जाएगा।
तो हमारी स्किन भी बहुत बुरी तरीके से जल सकती है। इसीलिए जब हम किचन में काम कर रहे होते हैं या आने वाली दीपावली पे जब पटाखे चलाएंगे तो हमें पॉलिस्टर जैसे सिंथेटिक फाइबर्स के बने हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सो द राइट ऑप्शन इज थर्ड, its fabric melts and stick to the body in case of fire because it is made by a synthetic fiber. Move to the next question. Some materials like magnesium ribbon, aluminium foil, copper wire and the charcoal were taken in different test tubes labeled PQRS, यानी कि P के अंदर Q, R और S इस तरीके से 4 टेस्ट ट्यूब्स ली गई। इन चारों टेस्ट ट्यूब्स में अलग अलग मटेरियल डाल दिया गया। PQRS, P में डाला गया है बच्चों मैग्नीशियम, Q में डाला गया है एल्यूमिनियम, R में डाला गया है कॉपर वायर और S में डाला गया है चारकोल यानी कि कार्बन। ओके, तो 4 मटेरियल्स डाल दिए गए। वैन और इसके अंदर फिर 5 ml डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दिया गया। तो इन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर HCl डाल दिया गया है, यानी कि एक एसिड डाल दिया गया है। और हमसे यह पूछा गया है कि कौन सी टेस्ट ट्यूब में के पास जलती हुई मैचस्टिक ले जाने पर पॉप साउंड प्रोड्यूस होगा। तो पहली बात, पॉप साउंड तभी प्रोड्यूस होता है जब हाइड्रोजन गैस निकले। अब हाइड्रोजन गैस कौन से केस में निकल सकती है, तो वो हमें पता लगाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक्टिविटी सीरीज की। तो बच्चों, एक्टिविटी सीरीज जो हमने आपको पढ़ाई है काफी बार, वो क्या होती है? प्लीज stop calling me a cute zebra, instead learn how copper has saved the gold। इस मैमोनिक्स में आप देखें तो हाइड्रोजन की पोजीशन यहां पर है और हाइड्रोजन से कॉपर, मरकरी, सिल्वर एंड गोल्ड ये लेस रिएक्टिव है। यानी कि कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं मोर रिएक्टिव डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव। लेकिन कॉपर, मरकरी, सिल्वर और गोल्ड ये तो क्या होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं। तो कॉपर की रिएक्शन अगर हम HCl के साथ करवाएं तो कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन। व्हाई? बिकॉज हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। सो इन दैट केस हाइड्रोजन गैस नहीं निकलेगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि यहां पे क्या लिया गया है बच्चों? चारकोल, कार्बन लिया गया है। नॉन मेटल्स एसिड्स के साथ जनरली रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते, तो ये ऑप्शन भी कैंसिल हो गया है, राइट। अब हमारे पास बचे हैं 2 ऑप्शन। तो देखिए, ये मैग्नीशियम की पोजीशन है और ये किसकी पोजीशन है? कैल्शियम की पोजीशन है। मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों ही किससे ज्यादा रिएक्टिव है बच्चों? हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। तो अगर आप कैल्शियम की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाएंगे तो कैल्शियम जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और क्या बनाएगा? कैल्शियम क्लोराइड प्लस कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली कैल्शियम की जगह आप कौन सा मेटल काम में ले सकते हो? मैग्नीशियम, क्योंकि मैग्नीशियम भी हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। सो इन दैट केस मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम both will react with HCl to produce hydrogen gas. So the P and Q, so option second is correct in this question number 15. Now let's move to the next question. Ritika noted that initial color of the solution in beaker first, second, third and fourth after inserting zinc rods in each solution and leaving undistributed for 2 hours. She noted the color of each solution again. Mark the beaker in which color change is observed. This is also taken from single displacement reaction. We know very well more reactive displace less reactive metals from their salt in the aqueous medium. So according to this fact, if you'll see that zinc rod is capped in the aluminium, but it cannot displace aluminium because aluminium is more reactive than zinc. Now move to the zinc sulfate. So there will be no change क्योंकि दोनों सेम हो गए। लेकिन जिंक जो है वो आयरन से क्या होता है बच्चों? ज्यादा रिएक्टिव होता है। फेरस सल्फेट के सॉल्यूशन का कलर होता है बच्चों ग्रीन। क्या कलर होता है? ग्रीन। और जब इसके साथ जिंक रिएक्ट करेगा, जिंक रिएक्ट विथ फेरस सल्फेट इन एक्वस मीडियम, देन इट विल फॉर्म जिंक सल्फेट विथ आयरन।
और जिंक सल्फेट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसका कलर कैसा होगा, कलरलेस। तो आप यहाँ पे कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे कि जो जिंक का ग्रीन कलर है, सॉरी जो फेरस सल्फेट का ग्रीन कलर है वो किस में बदल जाएगा, जिंक सल्फेट के कलरलेस में। तो यहाँ पे आपको एक कलर चेंज यानी कि डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा। एंड इन दी के बीकर फोर्थ अगर हम बात करें तो जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर आल्सो। तो कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है बच्चों, ब्लू। तो जिंक जो है वो इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा। तो उसमें भी आपको कलर चेंज ऑब्जर्व होगा कि ब्लू से वापस वो किस में चला जाएगा, कलरलेस में। तो इन दोनों ही केस में यानी बीकर थर्ड में और बीकर फोर्थ में हमको कलर चेंज देखने को मिलेगा। सो द थर्ड ऑप्शन विच कंटेन्स थर्ड एंड फोर्थ बोथ, सो द थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस सवाल के अंदर डायग्राम को बहुत हमें ध्यान से देखना होगा कि इस क्वेश्चन में देखिए तीनों ही टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लिया गया है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मेटल P, मेटल Q और मेटल R को डाला हुआ है, राइट। अब यहां पर आप एक चीज देखिए कि जो मेटल P है वो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है। ये बात कैसे पता चलती है, क्योंकि इस टेस्ट ट्यूब में हमें किसी भी टाइप के कोई बबल्स दिखाई नहीं देते हैं। अब अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें तो यहां पे तीन तरीके के ऑप्शन है, कॉपर, मैग्नीशियम एंड जिंक। तो P कौन हो सकता है, P एक ऐसा एलिमेंट हो सकता है, एक ऐसा मेटल हो सकता है जो कि हाइड्रोजन से क्या होगा, लेस रिएक्टिव। और हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव यहां पर है सिर्फ कॉपर, यानी कि जो P है वो कौन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, राइट। अब बात करते हैं मेटल Q की और मेटल R की। तो आप देखिएगा यहां पर कि मेटल Q जो है वो क्या कर रहा है, बहुत ज्यादा बबल्स बना रहा है, जबकि मेटल R जो है वो थोड़े से कम बबल्स बना रहा है। यानी अगर हम इनको रिएक्टिविटी वाइज देखें Q और R को, तो यहां पे मेटल जो Q है वो ज्यादा रिएक्टिव है किसके कंपैरिजन में, मेटल R के कंपैरिजन में, राइट। अब यहां पे ऑप्शंस अगर हम देखें तो यहां पे तीन तरीके के ऑप्शंस है, जिसमें से कॉपर वाला तो कंफर्म ही हो जाता है कि मेटल P जो है वो कौन है, कॉपर है। अब हमें मैग्नीशियम और जिंक के बारे में बात करनी होगी कि इनमें ज्यादा रिएक्टिव कौन है। तो अब जब हम रिएक्टिविटी सीरीज लिखते हैं तो हम क्या बोलते हैं, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ए क्यूट जेब्रा। जेब्रा से क्या बना बच्चों, जिंक। तो मैग्नीशियम इज मोर रिएक्टिव देन जिंक, यानी मैग्नीशियम वाले केस में क्या होगा कि ज्यादा बबल्स फॉर्म होंगे, यानी जो R है वो क्या होना चाहिए, मैग्नीशियम, और जो R है उसे क्या होना चाहिए, जिंक, यानी मैग्नीशियम वाले केस में ज्यादा बबल्स फॉर्म होंगे। इस तरीके से मेटल P इज कॉपर, मेटल Q इज मैग्नीशियम, मेटल R इज zinc. So option number first is correct in this question. Move to the next question. Identify the non-metals which exist in a liquid state in room temperature at 25 degrees Celsius. अब बच्चों अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पे मेटल के बारे में नहीं पूछा गया। अगर मेटल के बारे में पूछा जाता तो मरकरी राइट आंसर होता, लेकिन ध्यान से पढ़ें तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, नॉन मेटल पूछा गया है। तो हमें एक ऐसा नॉन मेटल बताना है जो कि लिक्विड होता है, और इनमें से कौन सा है जो लिक्विड होता है, ब्रोमाइन। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम फर्स्ट विद द कॉलम सेकंड की प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस फ्रॉम एनिमल वेस्ट। तो ये किस तरीके का एक चेंज है या क्या है ये, तो बच्चों एनिमल वेस्ट से बायोगैस यानी CH4 का प्रोडक्शन, ये तो एक तरीके की केमिकल रिएक्शन है। तो ये हो गया एक केमिकल चेंज, यानी फर्स्ट कनेक्ट विथ R। डिसॉल्विंग सुगर इन वाटर टू मेक सॉल्यूशन। अब जो सॉल्यूशन बनाएंगे जिसमें पानी में चीनी घोलेंगे तो पानी को उड़ाया भी जा सकता है, इवापोरेट भी किया जा सकता है, डिस्टिलेशन भी किया जा सकता है। तो ये एक तरीके से क्या हो गया बच्चों, फिजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नया केमिकल का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। डिपोजिशन ऑफ लेयर ऑफ जिंक ऑन द आयरन, इस चीज को बच्चों क्या कहते हैं हम, गैल्वेनाइजेशन। ये कोरोजन से प्रोटेक्ट करने की एक टेक्निक का नाम है। मिक्सिंग ऑफ आयरन विद कार्बन एंड मेटल्स लाइक क्रोमियम और निकल, बच्चों इससे बनाई जाती है स्टील, स्टेनलेस स्टील, यानी एक ऐसा स्टील जिसका कोरोजन नहीं होता, जिसमें धब्बा नहीं लगता किसी भी तरीके का कोरोजन का। सो इस तरीके से अगर हम ध्यान से देखें तो फर्स्ट कनेक्ट विद द R, फर्स्ट कनेक्ट विद द R
second connect with the Q, second connect with the Q, third connect with the S, and the fourth connect with the P. So in that case the second option is correct choice. Move to the next question. इसमें भी हमें कॉलम्स को मैच करना है. A synthetic fiber obtained from cellulose, cellulose से मिलने वाला एक फाइबर कौन सा है? तो बच्चों यहां से कनेक्ट करेगा ये रेयोन के साथ, क्योंकि सेल्यूलोज से रेयोन बनाया जाता है. ए सिंथेटिक फाइबर यूज्ड फॉर मेकिंग वूलन क्लोथ्स विच इज वेरी सिमिलर टू वूल, जो कि दिखने में ऊन के जैसा होता है और लेकिन सिंथेटिक है. तो इसका कनेक्शन बनता है बच्चों किसके साथ? एक्रिलिक के साथ. ये आर्टिफिशियल वूल भी कह सकते हैं इसको. ए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जिससे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बात करी थी 12th क्वेश्चन में, तो वहां पे आपको याद होगा कि जो स्विच बोर्ड बनाए जाते हैं वो एक ऐसे प्लास्टिक से बनाए जाते हैं जो पिघलता ना हो, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हो. तो यहां पर ये कनेक्ट करता है बेकेलाइट के साथ, या मेलामाइन भी हो सकता था लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं यहां पर. द पॉलीमर यूज फॉर मेकिंग रॉप्स एंड फिशिंग नेट्स, तो एक बहुत ही मजबूत फाइबर, तो ये कनेक्ट करता है किसके साथ बच्चों? नायलॉन के साथ. अब चलिए देखते हैं. फर्स्ट कनेक्ट विथ आर, फर्स्ट कनेक्ट विथ आर, second connect with P, third connect with S, and fourth connect with Q. So in that case the second option is the correct choice. So move to the next question. This is also again the matching column question used in thermometers. So we know very well that mercury is used in the thermometers, present in the fertilizers, phosphorus is present in the first fertilizers, used to disinfect water. बच्चों क्लोरीन in the form of bleaching powder ये पानी में मिलाई जाती है ताकि बैक्टीरिया को मारा जा सके, बाकी की जो गंदगी है उसको सेडिमेट किया जा सके. यूज्ड एंड एंटीसेप्टिक बच्चों, टिंक्चर ऑफ आयोडीन नाम तो सुना ही होगा आपने. इथाइल अल्कोहल प्लस आयोडीन के सॉल्यूशन को कहते हैं जो कि एंटीसेप्टिक के तौर पे इस्तेमाल में लिया जाता है. सो इन दैट केस A connect with the third, sorry, A connect with the second, B connect with third, C connect with fourth, and D connect with first. So in that case, second option is the correct answer. ह्यूमस इज असेंशियल फॉर मेंटेनिंग सॉइल हेल्थ. सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए ह्यूमस क्या होती है? असेंशियल होती है. इसका रीजन क्या दे रखा है? ह्यूमस इज रिच इन न्यूट्रिएंट एंड इम्प्रूव सॉइल स्ट्रक्चर. जो ह्यूमस होती है वो न्यूट्रिएंट रिच होती है और सॉइल स्ट्रक्चर, सॉइल टेक्सचर होती है उसको इम्प्रूव करती है. फर्स्ट ऑप्शन क्या दे रखा है? असर्शन क्या है? सही है, रीजन भी करेक्ट है और ये असर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन भी कर रहा है. बोथ assertion and reason are true and R is the correct explanation of assertion. This is correct answer. Next question. Which of the following is an in situ method of conservation? In situ method क्या होता है कंजर्वेशन का? जिसमें ऑर्गेनिज्म को नेचुरल हैबिटेट में क्या किया जाता है? कंजर्व किया जाता है. बॉटेनिकल गार्डन, जू, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सीड बैंक. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऐसी है जहाँ पे जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको क्या किया जाता है? कंजर्व किया जाता है नेचुरल हैबिटेट में. आंसर क्या आएगा? थर्ड, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल. माइटोकॉन्ड्रिया सेल ऑर्गेनील है, इसे क्या कहते हैं? सेल का पावर हाउस. क्यों कहते हैं इसे सेल का पावर हाउस? क्योंकि इट प्रोड्यूस एनर्जी. बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? प्रोड्यूस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. एटीपी की फॉर्म में एनर्जी प्रोड्यूस करता है. कब? जब सेलुलर रेस्पिरेशन होता है. ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेकडाउन होगा. रिजल्टेंट क्या बनेगा? CO2 प्लस वाटर, वाटर मॉलिक्यूल, और साथ में क्या बनेगी? एटीपी बनेगी. तो माइटोकॉन्ड्रिया का इसमें मेन रोल रहता है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल. क्या आएगा? दोनों ही सही है. असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है. और रीजन है असर्शन को क्या करता है? करेक्ट एक्सप्लेन करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. इरिगेशन इज एसेंशियल फॉर क्रॉप ग्रोथ. क्रॉप ग्रोथ के लिए जो इरिगेशन होता है वो क्या होता है? एसेंशियल होगा. रीजन, इरिगेशन प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर नीडेड फॉर द सीड्स टू जर्मिनेट. सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए इरिगेशन क्या करती है?
नेसेसरी मॉइस्चर प्रोवाइड करती है, अरे जो वाटर अवेलेबल करवाती है नेसेसरी। आंसर क्या होगा इसका? बोथ assertion and reason are true and R is correct explanation of A. Which of the following microorganism is used in production of alcohol? alcohol के प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म मेन रोल प्ले करता है? राइजोबियम नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, नहीं होगा। लैक्टोबैसिलस कर्ड बैक्टीरिया है, नहीं होगा। नाइट्रोजन सॉरी एल्कोहल प्रोडक्शन में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है यूज होता है? सैक्रोमाइसिस सेराविसी, ये क्या है? यीस्ट है। और एल्कोहल प्रोडक्शन में यीस्ट का क्या रहता है? मेन रोल। पेनिसिलियम क्या है? फंजाई है, जिससे एंटीबायोटिक ऑब्टेन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असर्शन दे रखा है लाइसोसोम्स आर कॉल्ड द सुसाइडल बैग्स ऑफ सेल। लाइसोसोम है, इन्हें क्या कहते हैं? सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग्स क्यों कहते हैं इन्हें? बिकॉज इनमें क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो सेल के कंपोनेंट को क्या कर देते हैं? ब्रेक कर देते हैं। तो both assertion and reason are true, R is the correct explanation of assertion. Next question, which of the following animal is critically endangered? कौन सा एनिमल है जो critically endangered है? मीन्स उनकी स्पीसीज के नंबर बहुत कम बचे हैं। क्या आएगा? अमोर लियोपार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड एनहांस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। ब्लू ग्रीन एल्गी है, किसका फिक्सेशन करती है और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है? फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है CO2, सेकंड दे रखा है ऑक्सीजन, थर्ड दे रखा है नाइट्रोजन, फोर्थ दे रखा है सोडियम। तो क्या होगा? जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, किसका फिक्सेशन करता है? नाइट्रोजन का। साइनोबैक्टीरिया किसका फिक्सेशन करता है? नाइट्रोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन इज। मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोन की कैरियर कौन है? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनिल वांट्स टू सी माइक्रोस्कोपिक व्यू ऑफ द ऑर्गेनेल विच टेक्स पार्ट इन ट्रांसमिशन ऑफ हेरेडिटी। अनिल है, वो क्या देखना चाहता है? किसका माइक्रोस्कोपिक देखना चाहता है? कौन सा जो ऑर्गेनेल है जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स का क्या करता है? ट्रांसमिशन करता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन। अब लेबल पार्ट में हमें वो फाइंड आउट करना है जो किसका ट्रांसमिशन करता है? हेरिडिटरी कैरेक्टर्स का ट्रांसमिशन करता है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, वन जनरेशन टू नेक्स्ट। क्यू किसको पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया को। आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? गोल्जी बॉडी। एस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में क्या होता है? डीएनए, जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या करता है? कैरी करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन, तो क्या होगा आपका आंसर? क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए हैबिटेट चेंज में रिजल्ट इन द डिक्लाइन ऑफ द। हैबिटेट में चेंज होने से उसका रिजल्ट क्या निकला है? रिजल्ट इन द डिक्लाइन ऑफ नंबर ऑफ ए गिवन स्पीसीज। जो स्पीसीज है उनके नंबर क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं। अब वो स्पीसीज धीरे धीरे क्या बन जाते हैं? डिक्रीज होके पी बन जाती है। पी पे हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है? वल्नरेबल, एंडेंजर्ड, वल्नरेबल, एंडेंजर्ड। तो या तो वो वल्नरेबल होगी या एंडेंजर्ड होगी। नेक्स्ट, दिस मीन्स दैट द स्पीसीज आर ऑन द वर्ज ऑफ बिकमिंग क्यू। फिर वो स्पीसीज के नंबर कम होके क्या बना लेंगी? क्यू। पहले उनके नंबर कम हुए, वो पी बना लिए, फिर वो और कम होके वो क्या बना रही है? क्यू बना रही है। सम एनिमल हुज नंबर हैज गॉन डाउन टू क्रिटिकली लो लेवल आर कॉल्ड आर। अब कुछ स्पीसीज और डाउन होके क्या बना रही है? आर मीन्स वो क्रिटिकल लेवल पे लो हो चुके। ए स्पीसीज इज कंसिडर्ड एज व्हेन नो मेंबर ऑफ स्पीसीज इज स्टिल अलाइव। अब एक स्पीसीज लास्ट में क्या बन गई? एस, जिसका कोई भी मेंबर क्या कर रहा है? सर्वाइव नहीं कर रहे। नो मेंबर
No member alive. Which of the following is correct sequence for PQRS? PQRS के लिए correct sequence क्या आएगी? अब कोई भी member alive नहीं है means वो क्या है? Extinct है. वो क्या हो गई? Extinct हो गई. बहुत कम नंबर अलाइव है, 2, 4, 5 नंबर अलाइव है, तो वो स्पीसीज क्या होगी? क्रिटिकली अनडेंजर्ड. मीन्स आने वाले टाइम में उनकी सारी स्पीसीज क्या हो जाएगी? एक्सटिंक्ट हो जाएगी. क्रिटिकली एंडेंजर्ड. क्यों? ये क्या है? अनडेंजर्ड. इनके नंबर कंटिन्यू क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं. और ये स्पीसीज जिनके नंबर है vulnerable. What will be answer? Your answer will be third. क्वेश्चन नंबर 34. यहाँ से अपन देखते हैं कि ये जो इसको ओवरऑल सोल्व करने के लिए सबसे पहले अपने को इसको सोल्व करना चाहिए. इसको सोल्व करने के देखिए यहाँ का एलसीएम कितना आएगा? 4. और यहाँ से अपन डिनोमिनेटर मानेंगे 1. तो 1 को 4 में डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 24 + 5. ओवरऑल ये नीचे का फ्रैक्शन अपना बनेगा 29/4. तो ये वाला बना अपना 29/4. जब इस फ्रैक्शन को अपन वापस लिखेंगे 10 - 9/8 - 7/29/4. ये 4 है जो ये रेसिप्रोकल होके ऊपर चला जाएगा. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 10 - 9/8 × 7 × 4/29. इसको आगे देखिए. इसको यदि आगे अपन सोल्व करने चले तो ये बनता है 10 - 9/8 माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है. तो यहाँ से वापस देखिए 8 - 28/29. इसको यदि अपन आगे सोल्व करें तो ये बनता है 10 - 9 यहाँ का एलसीएम कितना आएगा? 29. जो 8 से मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा? 232 - 28. इस क्वेश्चन को यदि आप अपन आगे देखें तो यहाँ से ये 29 रेसिप्रोकल होकर ऊपर जाएगा तो 9 से मल्टीप्लाई होगा तो -9 × 29/204 ये देगा 10 ये बनता है 261/204. ये प्लस का है. ये पूरा साइन सब जगह किसका है? प्लस का. ठीक है. तो यहां से अपन देखते हैं इसको. ये जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा 204. तो ये 2040 + 261/204 जो कि बनता है अपना ऑप्शन नंबर 2301. ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट ऑप्शन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए. बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट ईच विथ 1 इन द यूनिट प्लेस. जिसका स्क्वायर करने पे अपने के क्या आना चाहिए? यूनिट प्लेस पे 1. किस में नहीं आता है? तो यहाँ पे देखिए यूनिट प्लेस पे 1 है तो इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 1. सेकेंड ऑप्शन देखिए 9 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 1. अगेन यूनिट प्लेस पे 1 है, इसका स्क्वायर करने पे क्या आएगा? 1. जबकि 8 का यूनिट प्लेस पे कौन है? 8 है, इसका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? 4. तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3. अगला बोलता है स्क्वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैव एन इवन नंबर. किसका स्क्वायर करने पे एक इवन नंबर आएगा? यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है तो इसका स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 1 आएगा. यहाँ पे 4 है तो यूनिट प्लेस पे 6 आएगा. यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 आएगा. 9 का स्क्वायर करने पे 81 बनता है तो यूनिट प्लेस पे 1 आएगा. अगेन यहाँ पे 3 का स्क्वायर करने पे यूनिट प्लेस पे 9 आएगा. तो किस में स्क्वायर करने पे बनता है अपना इवन नंबर? 6 वाले. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन. अगला देखिए विच ऑफ दीज इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट. पाइथागोरियन ट्रिपलेट के लिए अपन देखते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. अपन कोई से भी ऑप्शन को अपन देखें तो अपन लार्जेस्ट साइज का स्क्वायर करके, यहाँ एग्जांपल के लिए फर्स्ट वाले को अपन देखते हैं तो इसका स्क्वायर इक्वल टू आना चाहिए 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर. 81 इक्वल टू प्लस 64 जो कि अपने को पता है कि नॉट इक्वल है. मीन्स अपन कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 ही अपना करेक्ट ऑप्शन हो गया क्योंकि यहाँ पे करेक्ट
यदि अपन लार्जेस्ट साइड का स्क्वायर अदर दो साइड के स्क्वायर के इक्वल नहीं आ रहा, बाकी अदर ऑप्शन को अपन चूज करें तो 6 का स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी में देखिए 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर होता है, सब जानते हैं। यहाँ पे 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर इक्वल टू 37 का स्क्वायर होता है, और इसमें 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर होता है। मींस करेक्ट ऑप्शन नंबर 1 है जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट को फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को अपन दो मेथड से कर सकते हैं। यदि अपन माइनर या ऑब्जेक्टिव पेपर के हिसाब से देखें तो इसमें गिवन है कि द डिफरेंस बिटवीन द CI कंपाउंडेड एनुअली एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 4% रेट इज Rs20। यदि अपन डिस्क्रिप्टिव पे या फुल कंसेप्चुअल देखें इस क्वेश्चन को, तो अपना क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि CI ये अपना CI आता है और SI इन दोनों का डिफरेंस गिवन है क्वेश्चन में 20। इस और अपने को पूछा क्या है, लास्ट में प्रिंसिपल पूछा है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है, अपन वैल्यू पुट करके निकाल सकते हैं। यदि अपन इसमें शॉर्टेस्ट मेथड को देखें तो इसका एक फॉर्मूला होता है PR/100 का स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंस। यदि 2 years की बात हो रही है तो अपन यहाँ से प्रिंसिपल जब भी निकालना हो तो अपन कह सकते हैं कि क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है, 2 years का टाइम पीरियड गिवन है, तो अपन कह सकते हैं कि रेट कितना है क्वेश्चन में 4%, तो R की वैल्यू कितनी रखेंगे 4/2, स्क्वायर डिफरेंस कितना है क्वेश्चन में 20। यहाँ से P की वैल्यू निकालने चलेंगे अपन, तो 20 इंटू 4 से कैंसिल करेंगे 4, 5, 4 से इसको कैंसिल करेंगे 2, 5, 00, ये आता है अपना 12,500 जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड में है। यदि यहाँ पे अपन डिस्क्रिप्टिव वे या फुल कंसेप्चुअल चले तो यहाँ पे इसमें देखिए प्रिंस P की वैल्यू निकालनी है, R अपने को गिवन है, टाइम पीरियड वैल्यू 2 है, अगर SI के केस में प्रिंसिपल की वैल्यू निकालनी है, रेट गिवन है, टाइम गिवन है। तो इसकी बजाय यदि माइनर पेपर या अपन बोलें तो इसका ही शॉर्ट फॉर्म, यदि टाइम पीरियड 2 years है तो ये फॉर्मूला भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन CI कंपाउंडेड एनुअली एंड SI ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years एट 5% रेट पर एनम इज Rs12.50। व्हाट इज द कंपाउंड CI पूछा 2 years के लिए। इसमें अपने को CI निकालने के लिए सबसे पहले प्रिंसिपल चाहिए, और अपन इसमें थोड़ा सा लार्जेस्ट मेथड देखें तो इसमें देखिए पहले प्रिंसिपल निकालना है अपने को, प्रिंसिपल निकाल के अपने को CI निकालना है। इसमें भी अपन फुल कॉन्सेप्चुअल चलें या माइनर के हिसाब से थोड़ा सा ट्रिकी दिमाग, थोड़ा सा माइंड को यूज लेते हुए देखें तो 2 साल के लिए फॉर 2 years इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, जब अपना रेट कितना गिवन है क्वेश्चन में 5%, तो यहां से देखिए CI की बात करूं तो 2 साल के लिए इफेक्टिव रेट कितना आएगा CI के लिए, जो होता है x + y + xy/100। यहाँ पे x कितना अपना 5%, नेक्स्ट ईयर भी रेट कितना है 5%, 5 × 5/100, ये आएगा अपना 10.25%। ये CI की इफेक्टिव रेट आई है। अब अपने को बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 years, इसमें SI अपना हर साल सेम रहता है, तो अपन कह सकते हैं कि फर्स्ट ईयर के लिए यदि रेट 5% है तो नेक्स्ट ईयर भी अपनी रेट कितनी होगी 5%। तो ये CI की इफेक्टिव रेट आ गई, और SI की अपने पास 2 साल की रेट कितनी आ जाएगी 5 × 2 कितना 10%। क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 साल में CI और SI का डिफरेंस कितना अपना 12.50, इफेक्टिव रेट में कितना डिफरेंस है 0.25, जो कि क्वेश्चन के हिसाब से कितना गिवन है अपना 12.50। यहां से अपन जानते हैं कि 1% किसके इक्वल आएगा, 1% इक्वल टू आएगा 12.50/0.25, और अपना प्रिंसिपल कितना होता है
तो परसेंटेज के केस में लेके चलते हैं तो अपना प्रिंसिपल 100%। यहां से अपन कैलकुलेशन करने चलेंगे। अपना प्रिंसिपल आ गया 5,000 रुपये। अब अपने को पूछा है कि CI क्या होगा 2 ईयर्स के लिए। ये अपना प्रिंसिपल आया है, प्रिंसिपल आ गया 5,000 और अपने को पता है कि CI अपन ने निकाला 2 साल के लिए कितना होगा 10.25%। तो CI 2 ईयर्स के लिए कैलकुलेट करने चलेंगे तो 5,000 का 10.25%। और ये पॉइंट हटा के अपन 2 जीरो और लगा देंगे। फाइव से 10 2 बार और 2 से ये कैंसिल होगा 512.5, जो कि ऑप्शन नंबर अपना 4th ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन इतना शॉर्ट और इतना करने के बाद में भी बहुत सारी कैलकुलेशन है, आपको हर स्टेप पे ध्यान रखना है। पर कंसेप्चुअल ये है कि 2 साल के डिफरेंस के लिए अपन इनकी इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए परफेक्ट क्यूब। अपने को पता है कि 8,000 पेयर बनाएंगे तो ये कितने का क्यूब होता है, ये हो गया 20 का क्यूब। इसमें यूनिट प्लेस देख के अपन इजीली निकाल सकते हैं कि 1000 10 का। अब इसको क्यूब को अपन देखने चले तो ये किसका क्यूब हो गया 12 का। इसको देखिए ये किसका होता है 14 का। और ये वाला ये अपने इजीली पता चल रहा है कि ये किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट ऑप्शन। बाई व्हाट नंबर शुड 5400 बी डिवाइडेड टू मेक इट परफेक्ट क्यूब। अपने को पता है कि परफेक्ट क्यूब बनाने के लिए ट्रिपलेट बनना चाहिए। यदि अपन इसके प्राइम फैक्टर्स करने चलें, जो अपने को नंबर गिवन है नेक्स्ट बार भी अपन 2 से डिवाइड करें तो ये बनेगा 1350। अब हमने को पता है कि ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। यहां पे अपन इसका सम देखने चलें तो ये 7 और 5 12, 12 और 2 6 18, तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है इजीली। यदि अपन इसको परफेक्ट क्यूब देखें तो यहाँ पे ट्रिपलेट देखिए, यहाँ पे एक ट्रिपलेट बन रहा है, यहाँ पे एक ट्रिपलेट बन रहा है, जबकि ये दोनों एक ट्रिपलेट भी फॉर्म में नहीं आ रहे। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कौन है। यदि अपन गिवन नंबर को 25 से डिवाइड कर दे, जो यहाँ है इसका 25 बना रहा है, तो अपना नंबर बाकी का परफेक्ट क्यूब हो जाएगा किसका 2 और 3 का। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला बोलता है कि इफ x एंड y आर होल नंबर सच दैट y की पावर x इक्वल टू 19683 एंड y ग्रेटर देन x एंड x की वैल्यू है 1 to 4 के बीच में। तो आप देखिए 1 to 4 यदि अपन यहाँ से लेके आए इसको तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, x की वैल्यू 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, और अपना y ग्रेटर देन होना चाहिए x से। अब देखिए यदि मैं x की वैल्यू 2 रखता हूँ तो मेरे पास क्या गिवन एक्सप्रेशन ऐसा बनेगा क्या, जो कि अपना होल नंबर में नहीं आएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि y किस में आना चाहिए होल नंबर में, तो मैं y की वैल्यू ये न रख के ये अपना करेक्ट एक्सप्रेशन बनेगा। y की वैल्यू मैं 3 लेता हूँ तो अपना करेक्ट एक्सप्रेशन क्या बनेगा 19683। ये यहाँ से मैं y निकालने चलूँ मीन्स अपने को क्यूब रूट निकालना है किसका 19683 का क्यूब रूट। ये क्या बनेगा, ये बनेगा 27। तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास में 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 27। गिवन एक्सप्रेशन कह रहा है कि मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए ये वाली, ये क्या बनेगा 27। 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 3। द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD मीट्स एट O।
रेक्टेंगल के डायगोनल्स जो कि क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और कहाँ पे मीट कर रहे हैं, एक दूसरे को ओ पे। रेक्टेंगल के डायगोनल जो कि इक्वल होते हैं एक दूसरे को किस पे मीट कर रहे हैं, अपने को गिवन है कि ये पॉइंट कौन सा है, ओ है। यहाँ पे देखिए BOC इक्वल टू 44, BOC अपने पास ये एंगल गिवन है कितना, 44। अपन जानते हैं कि ये एंगल 44 है, तो ये वाला एंगल कितने का हो जाएगा, 44 का, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए रेक्टेंगल के डायगोनल अपन जानते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। मीन्स ये वाला AB जितना है, AC जितना है, उतना का उतना क्या होगा, BD होगा। अब सिंपल सी बात है, यदि बाइसेक्ट करता है तो ये जितनी लेंथ होगी उतनी की उतनी लेंथ ये होगी। ये कौन सा ट्राइंगल बन गया, ये क्या आइसोसेलेस ट्राइंगल नहीं बन गया। तो अपन अपने को पूछा है एंगल OAD, अपने को ये एंगल निकालना है, तो ये दोनों एंगल क्या, आइसोसेलेस ट्राइंगल में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो अपन कह सकते हैं कि 180 माइनस 44 डिवाइड बाई 2, 631 अपॉन 2 कितना बना, 68। तो अपने पास OAD कितना आया, 68, जो कि ऑप्शन नंबर 1। अगला कहता है 44 नंबर का क्वेश्चन है कि द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर देन द लेंथ ऑफ ए साइड ऑफ रोम्बस। अपन जानते हैं रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। मैंने बोला रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। मींस यदि मैं पूरे डायगोनल ABC और D, AC इक्वल टू 6 लेता हूं, देन इस पॉइंट को मैं O बोलूं तो AO कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। तो अपने पास AO की वैल्यू आ गई 3। अगले बार मैं BD को यदि 8 लेता हूं तो अपने पास में OD कितना आ जाएगा, 4। बिकॉज मैंने बोला ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मींस इसका इक्वली पार्ट ये जितना होगा, OD जितना होगा उतना का उतना OB होगा, OA जितना होगा उतना ही पार्ट OC होगा। अब अपन इस ट्राइंगल में देखें, ट्राइंगल AOD में ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। तो अपने को पता है कि AD क्या होगा, AD होगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर रूट 9 प्लस 16 रूट। जो कि अपना करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 45 बेटा किसका है, ये आपका नंबर सीरीज का क्वेश्चन। नंबर सीरीज में क्या दे रखा है आपको, 1 2 3 14 5 34 7 एंड देन क्वेश्चन मार्क। अब बेटा नोटिस करेंगे कि 1 से 2 कैसे हुआ, +1 हो गया, 2 से 3 कैसे हुआ, +1 हो गया, बट 3 से 14 कैसे हो गया, +11 हो गया, 14 से 5 कैसे आ गया, या तो -9 कर दिया। तो बेटा ये तो कोई लॉजिक अपना सेंस बना नहीं रहा, तो कुछ लॉजिक थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप इसमें ये नोटिस कर पा रहे हैं क्या बेटा कि 1 से 3 कैसे हो गया, +2 हो गया, 3 से 5 कैसे हो गया, +2 हो गया, 5 से 7 कैसे आ गया, +2 हो गया। तो सेम लॉजिक हम आगे भी अप्लाई करेंगे, 7 से +2 करके, यहाँ 7 से +2 करके क्या आता है, 7 + 2 = 9। तो जो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन मार्क है वहाँ तो हमारे पास क्या आएगा, 9। दूसरे का लॉजिक नेक्स्ट में करते हैं अपन। क्या सीरीज थी हमारी, 1 2 3 14 5 34 7, यहाँ एक क्वेश्चन मार्क था और यहाँ हमारे पास क्या आ चुका था, यहाँ 9 आ चुका था। अब बेटा जो नेक्स्ट सीरीज आएगी वो कैसे आएगी, वो आएगी इसका इससे रिलेशन, इसका इससे रिलेशन, और इस वाले का यहाँ आगे रिलेशन आएगा। तो बेटा 2 से 14 कैसे आता है, क्या अगर 2 में मैं 12 ऐड कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ गया, 14 आ गया। इस 14 में अगर मैं क्या ऐड करूँगी, 34 आ जाए, तो मैं यहाँ +20 कर दूंगा। बेटा ये क्वेश्चन किसका, ये क्वेश्चन जो आपका लॉजिक है ये लग रहा है ट्रायंगुलर पैटर्न बेस। उसमें क्या होता है, जब हम एक बार डिफरेंस निकालते हैं तो डिफरेंस यूनिफॉर्म नहीं आता, तब हम क्या करेंगे, इसका फर्दर डिफरेंस निकालते हैं।
12 में मैं क्या ऐड करूँ बेटा 20 आ जाएगा तो +8। ये सेम लॉजिक आगे भी अप्लाई करेंगे। 20 में हमने क्या ऐड करना है +8, ये कितना हो जाएगा +28। 34 से जब 28 ऐड किया तो यहाँ क्या आएगा बेटा 34 से 28 ऐड करेंगे तो बेटा आता है ये 62। तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या आएगा, एक क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 62, नेक्स्ट क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 9। ये क्या है अपने आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा लेटर ग्रुप सीरीज से, यहाँ क्या लॉजिक लग रहा है आप नोटिस करोगे, ओ से पी कैसे आ गया +1, पी से क्यू कैसे आ गया +1, एस से टी कैसे आ गया +1, टी से यू कैसे आ गया +1, डब्ल्यू से एक्स +1, एक्स से वाई भी +1। तो बेटा जो सेम टर्म है वहाँ क्या लॉजिक लग रहा है +1 वाला। अब दूसरी उसमें क्या टर्म वो लग रहा है लॉजिक बेटा एम से ओ कैसे आता है बेटा, एम से ओ आएगा +2 करने से। सेम क्यू से एस कैसे आता है +2 करने से, यू से वाई डब्ल्यू कैसे आएगा +2 करने से। तो डिफरेंट टर्म्स है उनमें लॉजिक क्या लग रहा है +2। सेम टर्म वाला क्या लॉजिक था +1, डिफरेंट वाला क्या है +2। एच से जी, सॉरी जी से एच कैसे आएगा +1, तो जी से हम क्या करेंगे यहाँ पे +1, जी एच से +1 करते ही क्या आता है आई, तो हमारे एक जगह तो क्या आ गया आई आ गया। अब आई से क्या करेंगे बेटा, मैंने आपको बताया था डिफरेंट टर्म्स के लिए हम +2 कर रहे हैं। आई किस पे आता है 9 पे आता है, 9 से +2 करने पे क्या आएगा 11, 11 पे क्या आता है 11 पे आता है बेटा के, यहाँ क्या आ जाएगा के। तो आंसर क्या हो गया के और आई, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन अपना डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है, रमन स्टार्ट्स वॉकिंग इन द मॉर्निंग फेसिंग द सन। फेसिंग द सन का मतलब क्या है बेटा, हमको ये पता है सनराइज कहाँ से होता है बेटा, सनराइज होता है हमारा ईस्ट से होता है, ये नॉर्थ होगी और ये साउथ। ईस्ट किधर है बेटा, ईस्ट इधर है। इट मीन जो भी वो ह्यूमन है बेटा, वो रमन किस साइड चल रहा है, उसका फेस किधर है, फेस है उसका ईस्ट की तरफ। आगे क्या बोला है, आफ्टर सम टाइम ही टर्न टू द लेफ्ट। बेटा इफ मैं आपको ईस्ट की तरफ फेस कर रखे वॉक कर रहा हूँ तो मेरा लेफ्ट किस साइड होगा बेटा, मेरा लेफ्ट होगा यहाँ से नॉर्थ की तरफ। तो मैंने क्या लेफ्ट टर्न ले लिया। लेटर अगेन ही टर्न टू हिज लेफ्ट, यहाँ से क्या किया, अगर मेरा नॉर्थ फेस है तो यहाँ से मुझे लेफ्ट टर्न लेना है, तो मेरा वापस फेस किधर हो गया, वेस्ट की तरफ हो गया। आपसे क्या पूछा है क्वेश्चन में, एट व्हाट डायरेक्शन इज रमन मूविंग नाउ। बेटा ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन कौन सी हो गई वेस्ट। मैंने आपको अभी ये बताया कौन सी डायरेक्शन होती है वेस्ट। तो आंसर क्या आ गया इसका वेस्ट। कौन सा ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है। इसमें हमको क्या बोला है, अ मैन स्टार्ट्स फॉर हिज ऑफिस इन द नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ कौन सी डायरेक्शन थी, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया नॉर्थ होती है ये, साउथ इसको हम मानते हैं, ये हो गई ईस्ट, और ये कौन सी होती है हमारे पास वेस्ट। नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन का मतलब हो गया हमारे पास ये। आगे क्या बोला है, ही टर्न टू हिज लेफ्ट। लेफ्ट कहाँ होगा बेटा इसका, लेफ्ट ये डायरेक्शन होगी। आगे क्या बोला है, एंड देन टू हिज राइट। इसका राइट किधर होगा, इसका राइट होगा बेटा नॉर्थ की तरफ। आगे क्या बोला है, एंड अगेन टू हिज राइट। अगर बेटा मैं नॉर्थ पे जा रहा हूँ तो इसका राइट किधर होगा, इसका राइट होता है हमारे पास, ये कौन सी डायरेक्शन हो गई ईस्ट। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया इसमें, इन विच डायरेक्शन विल ही बी फेसिंग। कहाँ फेस है बेटा इसका, ईस्ट डायरेक्शन। तो आंसर क्या आ गया ईस्ट, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन में डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है। इसमें क्या बोला है, खनक ट्रेवल्स 8 किलोमीटर फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। अभी हमने बात की ये साइड कौन सी होती है ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। ईस्ट टू वेस्ट आया बेटा, कौन सी डायरेक्शन में आया, ईस्ट टू वेस्ट। कितना किलोमीटर है ये 8 किलोमीटर। आगे क्या बोला है, एंड टर्न्स राइट एंड ट्रेवल 2 किलोमीटर। अगर बेटा मेरा फेस वेस्ट डायरेक्शन की तरफ तो मेरा राइट कहाँ होगा, राइट मेरा होगा नॉर्थ की तरफ। ये कितना है, ये है 2 किलोमीटर। आगे बोलो, नाउ शी टर्न्स राइट एंड ट्रेवल्स 5 किलोमीटर। इसने क्या किया, इसने ट्रेवल किया राइट टर्न लेके कितना 5 किलोमीटर। अब बेटा ये नोटिस कर सकते हैं कि जो 8 होगा बेटा ये हमेशा बड़ा होगा इस 5 से, तो ये जो रुकेगा ये हमेशा इसके बीच में रुकेगा, ये इससे आगे कभी भी नहीं जाएगा। अब आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, इन विच डायरेक्शन इज शी नाउ पोजिशन विद रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अपना स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा था, ये था हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। इस स्टार्टिंग पॉइंट के रेफरेंस में आपसे ये पूछा गया है कि जो अभी उसकी फाइनल पोजीशन है वो है ये कौन सी है फाइनल पोजीशन। ये कौन से डायरेक्शन में, तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है नॉर्थ, ये कौन सा होता है वेस्ट, साउथ और ईस्ट। तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया बेटा यहाँ नॉर्थ और वेस्ट के बीच में। तो आंसर क्या आ गया इसका नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा अपना कोडिंग डिकोडिंग से आ गया। इसमें क्या बोला गया है, इफ MEKLF is coded as 91782 and LLLJK is coded as 88867, then how can IGH ED coded in that same language। इसमें क्या बोला है हमको क्वेश्चन में बेटा,
E, K, L और F। इसको हमने क्या कोड दिया, M का कोड हमने बोल दिया 9, इसका हमने 1, इसका हमने 7, इसका हमने 8 और इसको हमने 2। अब बेटा आप मुझे ये बता सकते हैं कि M का 9 कैसे आया, E का 1 कैसे आया। आप मुझे बता सकते हैं कि M का कोड वो क्या होता है बेटा, लेफ्ट साइड से नंबरिंग इसकी 13 होती है, इसकी 5 होती है, इसकी होती है 11, L होता है 12 पे और F होता है 6 पे। बेटा 13 से 9 में कैसे बना सकता हूँ, अगर 13 से 9 में मैं क्या कर दूँ, -4 कर दूँ। 5 से 1 कैसे बन गया, -4। 11 से 7 -4, 12 से 8 -4 और 6 से 2 कैसे बन गया, -4। तो यहाँ से लॉजिक क्या बन गया, -4। ये नेक्स्ट आगे हम और चेक करते हैं, L, 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 J और K। इसका कोड क्या है बेटा, 8, 8, 8, 6 और 7। L किस पे आता है बेटा, L आता है 12 पे, ये भी 12 पे, ये 10 पे और ये 11 पे। अब आप इसमें भी मुझे बता सकते हो कि 12 से 8 कैसे आ गया, 12 से 8 आया बेटा -4 करने से, यहाँ भी -4, यहाँ भी -4। 10 से 6 कैसे आया, सेम -4 और K से 11 से 7 कैसे आया, यहाँ भी -4। तो हमारा कोड क्या बन गया उस क्वेश्चन का, -4। तो बेटा इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हमको किसका चाहिए, I, G, H, E और D। I किसकी नंबरिंग होती है बेटा, I की नंबरिंग होती है 9, G की 7, H की 8, E की 5 और 4, D की 4। यहाँ से क्या करना है हम सबको, यहाँ से -4 करना है। 9 से -4 कितना होता है, 5। 7 से -4 कितना होता है, 3। 8 से -4 कितना होता है, 4। 5 से -4 कितना होता है, 1 और 4 से 4 गया तो क्या बच गया हमारे पास, 0। आंसर क्या आ गया, 53410। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन भी हमारा किससे है, कोडिंग डिकोडिंग से है। इस क्वेश्चन में हमको क्या बोला गया है, 0, 5, 7, 8, 9। इसको कोड क्या दे दिया, E, G, K, P और T और 2, 4, 3, 6। इसका कोड क्या दे दिया, A, L, U और R। अब आपसे किसका पूछा गया बेटा, यहाँ कोड आपसे पूछा गया है 2, 4, 5, 3 और 9। क्या बेटा यहाँ से नोटिस कर सकते हैं, 2 ये रहा, 2 का कोड हमको क्या दे रखा है, A। तो इस 2 का कोड क्या होगा हमारे पास, A। 4 कहाँ पे बेटा, 4 ये रहा, 4 का कोड क्या दे रखा है, L। तो इस 4 का कोड क्या हो गया, L। 5 कहाँ है, 5 ये रहा, 5 का कोड क्या दे रखा है, G। इसका कोड क्या आ गया, G। 3 ये रहा, 3 का कोड है U। तो इस 3 का कोड क्या आ गया, U। 9 ये रहा, 90, 9 का कोड क्या हो गया, T। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, ALGUT। ये किस ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन नंबर 3। तो ये क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ये क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, आप नोटिस करोगे 7 से क्या बनाया हमने, 15। ये कैसे बना, अगर 7 को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, उसमें 1 ऐड कर दूँ। 7 को मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और उसमें 1 ऐड किया। 7 2 जा कितना होता है, 14, 14 में 1 ऐड किया तो हमने 15 बना दिया उसको। 15 से बेटा 31 कैसे बनेगा, सेम लॉजिक है बेटा। अगर इस 15 को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से और उसमें 1 ऐड कर दिया, ये कितना होता है 30, 30 में 1 ऐड करते ही 31। 31 से 63 कैसे आएगा बेटा, सेम लॉजिक, मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1। 63 से 27 कैसे आएगा, सेम लॉजिक, इंटू 2 प्लस 1। नेक्स्ट क्या पूछा है हमसे, 127। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें हम 1 ऐड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है 254। 254 में 1 ऐड किया तो 255। करेक्ट आंसर क्या आ गया, 255। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस क्वेश्चन को हम लॉजिक 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं, बेसिकली आंसर हम 2 तरह से फाइंड कर सकते हैं। वो क्या है, अगर बेटा इस 20 में से मैंने क्या माइनस कर दिया, 15 माइनस कर दिया तो आंसर क्या आ गया 5, जो कि ये लिखा हुआ। अगर मैंने बेटा इस 20 में से 13 माइनस कर दिया तो क्या आ गया यहाँ पे 7 आ गया। तो सेम लॉजिक यहाँ भी अप्लाई होगा। अगर 20 में से मैंने 11 माइनस कर दिया तो आंसर क्या आ गया 9। तो एक लॉजिक से तो आंसर हमारा क्या आ गया 9 आ गया। अब दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा लॉजिक ये है बेटा, इस 25 का मैंने क्या कर दिया स्क्वायर रूट निकाल दिया, वो कितना होगा 5। तो 5 हमारे यहाँ पे यहाँ आ गया। नेक्स्ट क्या है 49। इस 49 का अगर मैं स्क्वायर रूट ले लूंगा तो वो कितना होता है 7 आपको यहाँ गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे 81 का स्क्वायर रूट निकालेंगे। 81 का स्क्वायर रूट कितना होता है 9। दोनों लॉजिक से बेटा आंसर क्या आ रहा है, यहाँ भी हमारे पास 9 था और यहाँ भी 9 है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बेटा क्या लॉजिक है आप नोटिस करोगे, अगर बेटा इस 6 की मैं पावर 3 कर दूं, क्या किया मैंने 6 रेज टू पावर 3, ये क्या होती है 6 × 6 × 6।
6 6 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 316 इज द 216 आएगा बेटा, ये 316 नहीं 216। तो क्या आपको 216 दिख रहा है? हाँ है बेटा। क्या इस 2 की पावर में 4 कर दूं, ये क्या हो गया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये कितना होगा 4, ये कितना होगा 4, 4 4 जा कितना होता है 16। तो क्या 16 भी मेंशन है? हाँ। तो यहाँ क्या लॉजिक लगेगा, 7 7 की पावर यहाँ कोई एक x मान लेते हैं, वो कितना दे रखा है हमको 49। अब हम क्या करेंगे बेटा, इसका जो बेस है वो सेम करेंगे, ये x है, ये कितना होगा 7 की पावर 2। जब उनका बेस सेम होगा तो उनकी पावर भी सेम होगी, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 2। तो आंसर 2, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बेटा इसमें क्या दे रखा है, अ सीरीज ऑफ फिगर आर गिवन व्हिच ऑफ व्हिच कैन बी ग्रुप्ड इनटू क्लासेस, सेलेक्ट द ग्रुप इनटू व्हिच द फिगर्स कैन बी क्लासिफाइड फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेज। बेटा अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, इसमें क्या फाइंड करना है, इसमें ऑड वन आउट फाइंड करना है आपको। क्या फाइंड करना है? ऑड वन आउट। बेटा ये कैसा स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर हो गया सर्कल, तो हमने किया एक सर्कल, उसके ऊपर दूसरा सर्कल बना दिया। ये एक बेटा काइट शेप है, एक काइट ली, उसके ऊपर हमने दूसरी काइट लगा दी। यहाँ क्या किया हमने, एक रेक्टेंगल था, उसके ऊपर हमने दूसरा रेक्टेंगल बना दिया। बेटा आप यहाँ नोटिस करोगे, यहाँ क्या है बेटा, एक सर्कल, उसके ऊपर दूसरा, और उसके ऊपर क्या आ गया तीसरा सर्कल। जब बेटा यहाँ पे दो बार ही हमने बनाया, तो यहाँ हमने कितनी बार बना दिया इसको, 3 बार। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, ये इसका ऑड वन आउट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ भी बेटा हमको सेम ऑड वन आउट फाइंड करना है। यहाँ क्या लॉजिक लगेगा बेटा, इस बड़े ट्राइंगल का छोटा वर्जन हमने उसके ऊपर लगा दिया, बड़े पैरेललोग्राम का एक छोटा वर्जन हमने उसके ऊपर लगा दिया, बड़े हेक्सागन का एक छोटा वर्जन हमने उसके ऊपर लगा दिया। तो यहाँ क्या है बेटा, यहाँ एक सर्कल, तो उसका छोटा वर्जन सर्कल ऊपर आना चाहिए था, बट यहाँ क्या दे रखा है हमको, यहाँ एक बना हुआ है स्क्वायर। तो ये आंसर ऐसे नहीं होगा। दूसरा लॉजिक क्या है बेटा, इसके जो बीच के स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसमें क्या है स्क्वायर, इसमें सर्कल, इसमें क्या है ट्राइंगल। ये तीनों शेडेड नहीं है, बट आप इसमें नोटिस करोगे इसमें जो सर्कल बना हुआ है उसको बेटा इस क्वेश्चन में शेड किया गया। तो आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का भी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन में भी आपको क्या फाइंड करना है बेटा, ऑड वन आउट फाइंड करने हैं। नीचे वाला जो सर्कल है, नीचे वाले सर्कल पे आप नोटिस करोगे बेटा, ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज। सेम इसका जो नीचे वाला सर्कल है वो कैसे मूव कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। इस वाले का कैसे कर रहा है बेटा, इस वाले का भी एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। बट इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन इसमें डायरेक्शन क्या है, नीचे की दे रखी है। ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, ये हो गया क्लॉकवाइज। तो आप इससे भी पता लगा सकते हैं। अदरवाइज आप ऊपर वाले सर्कल को नोटिस करेंगे, इसमें क्या, ऊपर वाला सर्कल बेटा क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, इसमें भी क्लॉकवाइज कर रहा है, इसमें भी क्लॉकवाइज कर रहा है, बट इसमें ऊपर वाला जो सर्कल है वो कैसे मूव कर रहा है, वो एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है। तो आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। बेटा इसका हमें क्या करना है, इसमें हमको ये बताना है इसका रिलेशन जो इससे है वो इसका रिलेशन किस ऑप्शन से होगा। इसका रिलेशन क्या है, अगर नोटिस करोगे बेटा, ये दोनों स्ट्रक्चर जो आपको बने हुए हैं यहाँ पे, पहला ये और दूसरा, इनका क्या रिलेशन है बेटा, ये एक दूसरे की मिरर इमेज है बेसिकली। आप ध्यान से नोटिस करोगे तो ये क्या है, एक दूसरे की मिरर इमेज। तो आपको क्या बनानी है, इस स्ट्रक्चर की मिरर इमेज बनानी है। इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी बेटा, इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी क्या, तो इसका ऑप्शन नंबर देखो आप, ये तो पहले कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब हमको ये देखना है ऑप्शन नंबर 2 है या ऑप्शन नंबर 4 है। अब बेटा नोटिस करोगे इसकी जो ये लाइन है बेटा, ये सेंटर वाली लाइन, ये बिल्कुल इस कॉर्नर पे मीट कर रही है, ये इसकी भी मीट कर रही है, बट इसमें बेटा सेंटर वाली लाइन ना करके ऊपर वाली लाइन मीट कर रही है। ऑप्शन नंबर 4 में जो सेंटर वाली लाइन है वो इस कॉर्नर्स पे मीट कर रही है बेसिकली। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बेटा हमको ये देखना है कि इसका रिलेशन इससे जो है वो सेम इसका रिलेशन किस ऑप्शन से होगा। आप इसको नोटिस करेंगे बेटा, इसमें सिर्फ आपको 2 डायग्राम्स अगर आप नोटिस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये एक्स यहाँ दिख रहा होगा और एक नीचे ये ऐसा अजीब सा कुछ बना हुआ है यहाँ पे। ये एक्स बेटा इस पोजीशन से कहाँ चला गया, ये इस पोजीशन पे चला गया, कहाँ आ गया, ये इस पोजीशन पे। तो हमने क्या किया, इस एक्स को हमने यहाँ बना दिया। दूसरा डायग्राम क्या है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कहाँ उठ के आ गया, ये सर्कल की जगह आ गया, तो इसको हमने कहाँ बना दिया, यहाँ बना दिया। अब क्या सर, ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर था इसमें हम क्या करेंगे बेटा, ये जो हमारा ट्राइंगल था और उसके नीचे क्या बना हुआ है, एस। ट्राइंगल कहाँ आना चाहिए बेटा, जहाँ ये एक्स चला गया वहाँ ट्राइंगल आना चाहिए। एक्स यहाँ से यहाँ चला गया तो ट्राइंगल यहाँ से यहाँ आना चाहिए। तो हमने ट्राइंगल को कहाँ बना दिया, ट्राइंगल को हमने कुछ यहाँ बना दिया। ये जो स्ट्रक्चर था ये उठ के कहाँ आ गया, ये सर्कल की जगह आ गया, यहाँ आ गया। तो इस एस को हम कहाँ डालेंगे, इस एस को हम एरो की जगह डाल देंगे, एस यहाँ आ गया।
अब बेटा आप इसमें नोटिस करोगे क्या बेटा यहाँ एस तो है बट यहाँ क्या ट्राइंगल है, नहीं है। यहाँ पे एस है बट यहाँ ट्राइंगल यहाँ पे भी नहीं है। यहाँ पे एस भी है और ट्राइंगल भी है, तो हो सकता है ये हमारा आंसर हो। यहाँ आप नोटिस करोगे बेटा यहाँ ट्राइंगल तो है बट यहाँ पे हमारे पास एस नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इसमें भी सेम देखना है, इसका इससे रिलेशन जो भी है वो इसका किस ऑप्शन से रिलेशन होगा। आप इसमें क्या नोटिस करेंगे बेटा, ये जो ट्राइंगल है इसको 180 डिग्री रोटेट कर दिया, तो बीच में जो पैरेललोग्राम बना है इसको भी हम क्या करेंगे 180 डिग्री रोटेट करेंगे। पहले ही कैसे बना हुआ है, कुछ ऐसे बना हुआ है, बट इसको अब कैसे बना देंगे हम 180 डिग्री रोटेट कर देंगे बेसिकली, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। दूसरा क्या है बेटा, ये जो स्क्वायर था, रेक्टेंगल था, ये कहाँ चला गया ऊपर, ये यहाँ से यहाँ चला गया, तो ये ट्राइंगल कहाँ से आ जाएगा ऊपर से, ये ट्राइंगल आ जाएगा नीचे। ये ट्राइंगल हमको यहाँ दे रखे, ट्राइंगल कहाँ आ जाएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा। दूसरी चीज़ क्या है, अब इसमें नोटिस करोगे बेटा ये जो एक सर्कल था ये यहाँ ऊपर चला गया है, बट ये जो डबल वाले सर्कल थे ये इंटू 2 होके नीचे आ गए हैं। ये जो डबल वाले सर्कल थे ये क्या होंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 होके नीचे आ जाएंगे, और जो नीचे वाला ये ऊपर चल जाएगा। बट ये कैसा है, ये हमको डार्क दे रखा था। ऐसा ऑप्शन कौन सा नंबर दे रखा है हमको, देखो ये बेटा ये तो नहीं है, इसमें ट्राइंगल ऊपर है, इसमें ट्राइंगल नीचे है, तो ये हो सकता है इसमें पैरेललोग्राम बेटा आपको नीचे दे रखा है, बट ये भी नहीं है। इसमें क्या है, इसमें बेटा इसमें आपके ये 4 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। क्यों, आपको 4 जो सर्कल है वो यहाँ दिख रहे हैं, ट्राइंगल नीचे आ गया, पैरेललोग्राम ने रोटेट कर दिया, और एक ये जो सर्कल था ये यहाँ आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। थैंक यू सो मच। ये थे आपके जीनियस टेस्ट पेपर के सॉल्यूशन, क्लास 8 मेंटल एबिलिटी। थैंक यू।